जैसे कि हम लोग कल भूगोल के एस्ट्रोनॉमी अर्थात पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें से कुछ दूर तक हम लोग देखे थे, तारा का निर्माण तक हम लोग पढ़ लिए थे। आज फिर से हम लोग वही विषय को अर्थात एस्ट्रोनॉमी को कुछ आगे लेके चलते हैं। जैसे में ज्योग्राफी का एक भाग है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी अर्थात पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत, पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। बात आता है हम एस्ट्रोनॉमी किसे कहेंगे। एस्ट्रोनॉमी किसे कहेंगे तो ब्रह्मांड का अध्ययन करना एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। अब दूसरा सवाल उठ गया कि ब्रह्मांड किसे कहेंगे। आकाश में दिखाई पड़ने वाले वे सभी आकाशीय पिंडों का अध्ययन, आकाशीय पिंडों को ब्रह्मांड कहते हैं। अब एस्ट्रोनॉमी के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। जो हम लोग सबसे पहले आकाश में देखते हैं, सबसे अधिक तारा दिखाई देता है। तो तारा के बारे में हम लोग कल पढ़े थे। तारा बनने से पहले वह विरल गैस रहता है। विरल गैस से हल्का धीरे धीरे सघन होने के बाद वह निहारिका बनता है। निहारिका बनने के फलस्वरूप जब उसमें से आग पकड़ लेती है, अर्थात तो आग पकड़ने के फलस्वरूप वह तारा बन जाता है। तारा में मुख्य रूप से हाइड्रोजन से हीलियम में नाभिकीय संलयन होता है। हाइड्रोजन वहां 75% रहता है तथा हीलियम 24% रहता है। 1% अन्य गैस रहता है। तारा का ईंधन प्लाज्मा फॉर्म में रहता है। उसके बाद तारा का जिस प्रकार से धीरे धीरे ईंधन समाप्त होने लगता है, वह धीरे धीरे लाल दानों का निर्माण कर देता है। लाल दानों का निर्माण करने के फलस्वरूप लाल दानों बनने के फलस्वरूप उसका आकार बड़े होने लगते हैं। यदि तारा छोटा होता है तो श्वेत वामन बनाता है, जिसे जीवाश्म तारा भी कहा जाता है, और अंतिम बार वहां चमकते हुए देखा जाता है। उसके बाद जब उसका पूरी तरह से चमकना बंद हो जाता है तो वह काला वामन बन जाता है। छोटा तारा, और यदि बड़ा तारा होता है तो लाल दानों के बाद जैसे कि हम लोग देख लेते हैं, इसे बोलते हैं विरल गैस। उसके बाद बनता है निहारिका। उसके बाद आता है लाल दानों। अभी छोटा तारा रहता है तो बनाता है श्वेत वामन। उसके बाद यदि बड़ा तारा होता है तो बनाता है अभिनव तारा। और इस श्वेत वामन, जब इसे जीवाश्म तारा बोलते हैं, जीवाश्म तारा भी जब श्वेत वामन पूरी तरह से चमकना बंद कर देता है तो बन जाता है काला वामन। इस प्रकार से छोटा तारा का काम खत्म हो जाता है, अर्थात वह काला वामन जाके मर जाता है। अभिनव तारा ब्लास्ट कर जाता है। जो बड़ा भाग बचता है उसे न्यूट्रॉन बोलते हैं, न्यूट्रॉन। उसके बाद पल्सर आता है। एक आता है क्वेसर आता है। अब मान लिया जाए छोटा तारा, तो कितना छोटा कल बताए थे चंद्रशेखर सीमा के बारे में। चंद्रशेखर सीमा यदि छोटा तारा सूर्य के द्रव्यमान गुने 1.44 से यदि छोटा हो तो वह छोटा तारा तरफ से अर्थात लाल दानों के बाद श्वेत वामन और काला वामन में मरेंगे। यदि सूर्य के द्रव्यमान गुने 1.44 से बड़ा हो तो वह अभिनव तारा बनेगा। तो अभिनव तारा विस्फोट होने के फलस्वरूप न्यूट्रॉन तारा एवं पल्सर और क्वेसर का निर्माण करेगा। पल्सर बहुत तेज गति से घूमता है। क्वेसर के पास अत्यधिक चुंबकीय क्षेत्र होता है। और बात आता है न्यूट्रॉन तारा जो है वह कुछ ही न्यूट्रॉन तारा सिकुड़ कर धीरे धीरे ब्लैक होल का निर्माण करता है। ब्रह्मांड में सबसे खतरनाक चीज क्या है? ब्लैक होल है। और ब्लैक होल अभी जिस चीज से टकरा दे उसे नष्ट कर देता है। यहां तक हम लोग कल देख लिए थे। अब इससे हम लोग आगे देखेंगे तारा किसे कहते हैं। तारा जिसके पास अपना प्रकाश तथा अपना उष्मा हो उसे तारा कहते हैं। तारा के निर्माण की पद्धति को भी हम लोग समझ लिए हैं। अब बात आता है कि तारा रहते कहां है। अभी तारा रहते कहां है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तारा कहां रहते हैं तो तारा आकाश गंगा में रहते हैं। प्रत्येक आकाश गंगा। तो आकाश गंगा किसे कहते हैं? आकाश गंगा तारा के समूहों को आकाश गंगा कहते हैं। तारा के समूहों को आकाश गंगा कहते हैं। आकाश गंगा, जिसे हम लोग इंग्लिश में गैलेक्सी भी बोलते हैं। आकाश गंगा जिसे गैलेक्सी भी कहते हैं। तारे के समूहों को आकाश गंगा कहते हैं।
अब तारा के समूहों को आकाश गंगा कहते हैं। तो हम लोग किस आकाश गंगा में रहते हैं? तो हम लोग मंदाकिनी आकाश गंगा में रहते हैं। हम लोग मंदाकिनी आकाश गंगा में, आकाश गंगा का आकृति स्पेरल होता है, अर्थात सर्पिलाकार होता है, सर्पिलाकार। और हम लोग किस आकाश गंगा में रहते हैं? मंदाकिनी आकाश गंगा में रहते हैं। हमारा सूरज भी एक तारा है, क्योंकि वह हमसे सबसे करीबी तारा था, इसलिए हम लोगों ने उसे एक नाम दे दिए जिसे हम लोग सूरज बोलते हैं। वह मंदाकिनी आकाश गंगा में हमारा सूरज है, हमारा सूरज है। अब मंदाकिनी आकाश गंगा में हमारा सूरज है, तो सूरज जो है सूरज पूरी मंदाकिनी आकाश गंगा का परिक्रमा करता है। जिस प्रकार से हमारा पृथ्वी सूरज का परिक्रमा करता है, ठीक उसी प्रकार से सूरज भी हमारा गैलेक्सी अर्थात मंदाकिनी का परिक्रमा करता है। अब यहाँ एक सवाल और उठता है कि हमारे जो आकाश गंगा है, उस आकाश गंगा में कुल तारों की संख्या कितना है? तो एक आकाश गंगा में कुल तारों की संख्या 100 अरब होता है। तारा 100 अरब, 100 अरब तारा होते हैं, अरब तारा। अर्थात हमारे मंदाकिनी गैलेक्सी में भी 100 अरब तारा होगा। तो पूछा जाए ब्रह्मांड में कुल कितने तारा है? तो 100 अरब गुने 100, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब से अधिक 100 अरब से अधिक गैलेक्सी है, और प्रत्येक गैलेक्सी में 100 अरब तारा है। इसलिए 100 अरब 100 अरब गुने 100 इक्वल टू ब्रह्मांड का कुल तारा। अब मान लिया उन सभी तारों में से एक तारा हमारा सूरज है, जो हमसे करीबी है, इसलिए हमने इसका अलग नाम दे दिया, जिसे हम लोग सूरज कहते हैं। और इसी प्रकार से जो हमसे माना जाए दूसरा सबसे करीबी तारा है, वह करीबी तारा का नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। वह तारा का नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी, दूसरा करीबी तारा का नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब आज जो हमारा सूरज है, सूरज मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। यह चक्कर, एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ साल लगता है। 25 करोड़ यस, एक चक्कर मंदाकिनी को पूरा करने में हमारा सूरज का 25 करोड़ साल लगता है। इसी को हम लोग एक ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। अब से लगता होगा कि सूरज बहुत धीरे धीरे गति से चलता है, जिन कारण से 25 करोड़ साल लगता है। नहीं, सूरज का जो रफ्तार है 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड। एक सेकेंड में 250 किलोमीटर, लगभग 2-3 मिनट में भारत की पूरी तरह से इधर से उधर आर पार हो जाएगा, इतना रफ्तार चलता है। फिर भी हमारा आकाश गंगा इतना बड़ा है मंदाकिनी कि इसे एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ साल लगता है। 25 करोड़ साल लगता है एक चक्कर लगाने में। मान लिया जाए इस प्रकार से हमारा सूरज को 25 करोड़ साल, और 25 करोड़ साल में जब एक चक्कर पूरा कर लेता है तो एक ब्रह्मांड वर्ष कहता है। अभी तक लगभग सूरज ने 20 चक्कर लगा लिया है, क्योंकि हमारा सूरज 5 अरब वर्ष जी लिया है और इसका आधा जिंदगी पार कर लिया है। 5 अरब के बाद हमारा सूरज जो है मर जाएगा 5 अरब वर्ष बाद, क्योंकि सूरज का आयु 10 अरब वर्ष है और उन्होंने 5 अरब अर्थात अभी तक इस मंदाकिनी का जो चक्कर है 20 बार लगभग पूरा कर लिया होगा। अब माना जाता है कि सूरज जो परिक्रमा करता है तो एक महीना में कितने नक्षत्रों को पार करते हैं? तो सूरज जब परिक्रमा करता है एक महीना में 2.25 नक्षत्र को पार करते हैं, इसलिए हम लोग देखते होंगे कि घर तरफ जो नक्षत्र देखा जाता है वह लगभग एक महीना में 2 बार आ जाता है, 2 नक्षत्र को पार कर जाता है। यही कारण है सूर्य के रफ्तार के कारण जो परिक्रमा कर रहा है मंदाकिनी को, तो प्रत्येक एक महीना के अंतर्गत 2.25 नक्षत्र को पार कर जाते हैं। इसलिए हमें महीना में ही 2 नक्षत्र देखने को मिल जाता है। अभी बात हो गया मंदाकिनी गैलेक्सी के बारे में। आज इसमें से एक बात और समझ लेते हैं कि जो नए नए तारा बनते हैं वह गैलेक्सी के भुजाओं पर आता है। जो गैलेक्सी में 3 भुजाएं होती है, तो सबसे बाहरी भुजाओं पर नए नए तारा होता है। जिस प्रकार से अभी हमारा सूरज भी बाहरी भुजाओं पर है, और वह हमेशा नियंत्रण स्पेरल कौन बोलते हैं सर्पिलाकार आकार के होते हैं। वह नियंत्रण मंदाकिनी का चक्कर लगाते रहता है। जिस प्रकार से उसका ईंधन धीरे धीरे कमी होने लगता है, वह धीरे धीरे घिसकते मध्य आ जाता है। मध्य के बाद जब तारा मर जाते हैं तो उसका केंद्र को बोलते हैं बल्ज। केंद्र को बोलते हैं बल्ज। जब हमारा सूरज भी एक दिन मरेगा तो वह बल्ज में आ जाएगा। इसी कारण ब्रह्मांड में सबसे खतरनाक चीज होता है किसी आकाश गंगा के केंद्र, अर्थात केंद्र को हम लोग बल्ज बोलते हैं। मरने के बाद सभी काला वामन, ब्लैक होल, पल्सर, क्वेसर सब आके कहां आ जाता है? इसके केंद्र में आ जाता है। अर्थात जब केंद्र में ब्लैक होल आने के बाद ब्लैक होल के पास कौन सी बोलते हैं ग्रेविटी क्षमता अधिक होने के कारण काला वामन इस सब को सब अपने में साध लेता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तारा का अंतिम मृत्यु ब्लैक होल में ही होता है।
अब बात आता है कि दूसरा सबसे करीबी आकाशगंगा का नाम क्या है। तो दूसरा सबसे करीबी आकाशगंगा का नाम जो है इधर लिखते हैं बंज। दूसरा हमसे सबसे करीबी आकाशगंगा का जो नाम है उसका नाम है देवयानी। देवयानी, देवयानी दूसरा सबसे करीबी आकाशगंगा का नाम है देवयानी। देवयानी में भी लगभग 100 अरब से अधिक 100 अरब तारा होगी। देवयानी में भी जो सूर्य होगा वह देवयानी का चक्कर, जो मतलब सूर्य जो तारा होगा वह कौन बोलते हैं देवयानी का चक्कर लगा रहा होगा। तो यह हमसे दूसरा सबसे क्या हो गया करीबी आकाशगंगा हो गया। और तीसरा हमसे सबसे करीबी जो आकाशगंगा है उसे बोलते हैं NCGM33। NCGM33 या NGCM33 जो तीसरा सबसे करीबी आकाशगंगा है उसका नाम है NGCM33। अब जब बात आता है NGC33 यह हमसे तीसरा सबसे करीबी आकाशगंगा है। जब इन तीनों आकाशगंगाओं को मिला देते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं सुपर क्लस्टर। इसी को हम लोग बोलते हैं सुपर क्लस्टर। अब यहां एक सवाल और उठता है कि तीन आकाशगंगाओं को मिलाते हैं तो सुपर क्लस्टर। पहला आकाशगंगा जिसमें हम लोग जाते हैं उस आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है। दूसरा आकाशगंगा जो हमसे सब करीबी है उसका नाम देवयानी है। तीसरा आकाशगंगा जो हमसे दूसरा करीबी है वह NGCM33 है। अब बात यहां आता है मंदाकिनी आकाशगंगा में। अभी मान लिया जाए कि हम प्रोक्सिमा सेंचुरी पर जाना चाहते हैं तो यहां तक जाने के लिए हमें कैसे कितना समय लग सकता है। अभी हम प्रकाश की रफ्तार से चले अर्थात 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के चाल से चले तो यदि हम प्रोक्सिमा सेंचुरी पर जाना चाहते हैं तो हमको कितना समय लगेगा। तो हमें यहां पहुंचने के लिए 4 ईयर का समय लगेगा, 4 वर्ष का समय लगेगा। 4 वर्ष में जाकर हम प्रोक्सिमा सेंचुरी पर पहुंचेंगे। अभी मान लिया जाए अभी हम यहां जाना चाहते हैं तो 4 साल लगे, रास्ता भटक गए तो सोच लो क्या होने वाला है। तो और सब इस प्रकार से प्रोक्सिमा सेंचुरी पर हमें जाने के लिए कितना वर्ष लगेगा 4 वर्ष। अभी हम 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के चाल से चलेंगे तब सोचो जब 1 सेकंड में हम 3 लाख किलोमीटर जा रहे हैं तो 2 सेकंड में कितना 1 मिनट में कितना चलेंगे 1 दिन। और इस प्रकार से निरंतर चलते रहे तब हम 4 साल बाद कहां पहुंचेंगे प्रोक्सिमा सेंचुरी पर पहुंचेंगे। प्रोक्सिमा सेंचुरी पर पहुंचेंगे। अब बात आता है मिल्की वे। अब ये जो मंदाकिनी है मंदाकिनी को ही इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मिल्की वे। मिल्की वे को फिर हिंदी करने के बाद हो जाता है दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला। अब जो इससे आगे हम लोग अब पढ़ना है तारामंडल, नक्षत्र, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ना है। तारामंडल के बारे में ग्रुप ऑफ स्टार, तारामंडल किसे कहते हैं इसके बारे में अब हम लोग को देखना है क्योंकि हमने आकाशगंगा के बारे में देख लिया। इसके साथ साथ एक चीज और पढ़ ले, थ्योरी के बारे में हम लोग देखते हैं। बिग बैंग थ्योरी क्या है। तो बिग बैंग थ्योरी आज से लगभग 10 या 12 बिलियन वर्ष पहले, 12 बिलियन वर्ष पहले, वैसे को 15 बिलियन भी बताता, आज से 12 बिलियन लगभग 12 बिलियन वर्ष पहले हमारे ब्रह्मांड में इस प्रकार से आकाशगंगाएं नहीं थी। वहां एक विशाल पदार्थ था जिसका घनत्व करोड़ों ब्लैक होल के समान था। वह पदार्थ हमारे कौन सी बोलते हैं आकाश में था। अब बात आता है कि उसे अज्ञात शक्ति द्वारा खिंचाव के कारण धीरे धीरे वह ब्लास्ट को खिंचाव के कारण ब्लास्ट कर दिया। ब्लास्ट करने के बाद वो जहां तहां जो टुकड़ा गिरा वह टुकड़ा से ही आकाशगंगा का निर्माण हो गया। तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं बिग बैंग थ्योरी आज से लगभग 12 बिलियन वर्ष या 15 बिलियन वर्ष पहले, लगभग 12 या 15 बिलियन वर्ष पहले हमारे आकाश में बहुत ही घनत्व वाला एक पदार्थ था। वह अज्ञात शक्ति के खिंचाव के कारण धीरे धीरे वह ब्लास्ट जो पदार्थ था वह ब्लास्ट कर दिया। ब्लास्ट करने के बाद उसके जो टुकड़े जहां जहां गिरे और उस टुकड़े से ही आकाशगंगा का निर्माण हुआ है और इसी से हमारा आकाशगंगा बना और यह इसी से हमारा ब्रह्मांड आज भी वहां अज्ञात शक्ति उपलब्ध है जिसके कारण आज भी हमारा जो ब्रह्मांड है वह धीरे धीरे विस्तार हो रहा है क्योंकि वह आज भी अज्ञात शक्ति द्वारा खींचा जा रहा है जिस कारण से हमारा ब्रह्मांड आज भी विस्तार होते हमें देखा वैज्ञानिकों ने बताया है। वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया कि आज भी हमारा ब्रह्मांड क्या हो रहा है विस्तार
हो रहा है। और अब ये हो गया बिग बैंग थ्योरी कि आज से 15 बिलियन वर्ष पहले हमारे ब्रह्मांड में एक पदार्थ था जो अज्ञात शक्तियों के कारण, खिंचाव के कारण वह ब्लास्ट कर दिया। ब्लास्ट करने के फलस्वरूप आकाशगंगाएं का निर्माण हो गया। वो आज भी हमारे ब्रह्मांड में उपस्थित है अज्ञात शक्ति, जिसके कारण हमारा ब्रह्मांड नियंत्रण विस्तृत या विस्तार होते जा रहा है। परंतु इसका उल्टा एक सुपर करंट। और जिस दिन अज्ञात शक्ति, जो अज्ञात शक्ति है वह खत्म हो जाएगी, वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया एक न एक दिन जो है अज्ञात शक्ति क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अज्ञात शक्ति खत्म होने के फलस्वरूप जो सबके आकाशगंगाओं के अपने अपने ग्रेविटी के कारण एक आकाशगंगा दूसरे आकाशगंगा से टकरा जाएंगे। टकराने के फलस्वरूप वही पदार्थ का निर्माण कर देंगे। उसी को हम लोग बोलेंगे सुपर करंट। अब सुपर करंट जब अज्ञात शक्ति खत्म हो जाएगी, अज्ञात शक्ति खत्म होने के कारण सभी आकाशगंगा आपस में आके टकरा जाएंगे। टकराने के बाद फिर वही पदार्थ का निर्माण कर लेगा, तो उसी को हम लोग बोलेंगे सुपर करंट। क्या बोलेंगे? सुपर करंट। बिग बैंग थ्योरी समझ लिया, सुपर करंट समझ लिया, अर्थात इसका उत्पत्ति के सिद्धांत, आकाशगंगा कैसे निर्माण हुआ इसको भी पढ़ लिया, और इसके विनाश कैसे होगा, इस सभी बातों को पढ़ लिया। अब अगला हम लोग जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे सूरज। अब हम लोग अपना आकाशगंगा में ही आ जाएंगे। अपना आकाशगंगा में क्या पढ़ेंगे? सौर परिवार के बारे में पढ़ेंगे। सौर परिवार के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद नक्षत्र के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद तारामंडल के बारे में पढ़ेंगे, तो तारामंडल के बारे में पढ़ेंगे। इन सभी चीजों को हम लोग कल अगला क्लास में देखेंगे। आज इतना ही। अभी कुछ इससे जानकारी मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के पास। जय हिंद।